मित्रों नमस्कार। पिछले दिन पुराने एक वीडियो में मैंने ज्योतिष के बारे में कहा था कि ज्योतिष 100% विज्ञान पे आधारित ये वेदों का अंग है, वेदांग बोला जाता है। और वेदों में जो कुछ भी ज्ञान से, वेद तो खुद ही एक संपूर्ण ज्ञान है, जो भी दुनिया का ज्ञान है वो वेद में है। जो वेद में नहीं है वो कहीं नहीं है। वो साइंस हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे मानविकी का कोई भी चैप्टर या उसका कोई भी भाग हो, वो सब वेदों में है। अच्छा, वेदों का ज्योतिष तो वेद का एक स्पेशल अंग है, उसे नेत्र कहा जाता है। नेत्र का मतलब उससे देखने को। तो ये जो है ज्योतिष, उससे बिल्कुल खगोल शास्त्र पे चूँकि ज्योतिष आधारित है, तो खगोल पिंड, वो ग्रह हों, राशि हों, लग्न हों, नक्षत्र हों, ये सब चीज़ें जो हैं स्पष्ट देखने से ही दिखाई देता है, उसी हिसाब की स्थिति बनती है। तो इसको ज्योतिष कहा जाता है। अब ज्योतिष से आमतौर से यही बात है ही असलियत में कि ज्योतिष से जीवन का जातक का मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, तो जातक का पूरा संपूर्ण जीवन, उसका जन्म, उसकी शादी, उसकी विद्या, उसका रहन सहन या विविधा खाना पीना या उसके रिश्ता या उसका पढ़ाई, उसकी नौकरी, जो भी पूरे जीवन की मृत्यु तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक जितनी भी जो स्टेज हैं वो सब ज्योतिष में हैं। उसको भाव कहा जाता है या उनको घर कहा जाता है। तो इस तरह से तो ज्योतिष के बारे में जो कहा जा गया है और उसमें जो असलियत है वो आप यूँ समझ लीजिए, जिस तरह से आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में 12 डिजिट होती है। 12 डिजिट का मतलब 1 खरब नंबर होता है, खरब तक का। वो कोई भी उस मतलब दूसरे आदमी का दूसरी डिजिट, मतलब उन 12 डिजिट में से 1 खरब नंबर तक में भी हर एक की अलग ही पहचान होगी। जिस नंबर का जो आधार कार्ड है वो उसी को ही वेरीफाई करेगा। दूसरा कोई भी आदमी उस खरब नंबर में भी, अब कितनी बड़ी बात हो गई, दूसरा नहीं हो सकता। जिस तरह से डीएनए है, डीएनए एक इंडिविजुअल का एक ही होगा, दूसरे का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ बातें उसकी होंगी लेकिन पूरा डीएनए की जो रिपोर्ट होगी वो कंप्लीट बिल्कुल अलग होगी। इसी तरह से ज्योतिष में 100% उस जातक का भविष्य बता दिया जाएगा। उसके क्या अभी क्या है, आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ होगा, उसके भूत वर्तमान भविष्य तीनों के बारे में बताया जा सकता है और सटीक बताया जा सकता है, 100% सही बताया जा सकता है। लेकिन बशर्ते उसका बहुत कायदे का अध्ययन हो, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, यानी माइन्यूट, द मोस्ट माइन्यूट, इस तरह की उसका अध्ययन होना चाहिए। और दूसरी बात ये बता दें, जिससे ये निकाला जाता है उसको जन्मांक कहते हैं, जन्मपत्र कहते हैं, वो सबका अलग होगा। जिस तरह से आधार कार्ड अलग है, डीएनए अलग है, उसी तरह से ये जन्मपत्र भी अलग होगा। अब जन्मपत्र, अब ज़्यादातर क्या होता है कि राशियों पे बांट देते हैं। ये रिसाले हैं, पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, या जो घर में टीवी हैं या यूट्यूब है, उसमें जितने भी प्रोग्राम आते हैं कि राशियों को बांट दिया गया कि इस राशि वाले को ये होगा। ज्योतिषी लोग बता देते हैं, अरे ये राशि वाले का 12 न्यारा हो जाएगा, ये कर दो, टोन का टोटे वगैरह सब अपना बताते हैं। वो सब साइंटिफिक चीज़ नहीं है, बिल्कुल ज्योतिष पे आधारित है ही नहीं। वो ज्योतिष तो बिल्कुल सही बात बताएगी, उसका दूसरा बताए नहीं कि जो बिल्कुल, अरे वो तो खगोल के ऊपर, उसके जो खगोलीय पिंड है उनकी स्थिति के अनुसार ज्योतिष पे अध्ययन होता है। और एक जातक का वो भविष्य पूरा जीवन उसी पर आधारित है कि किस तरह उसकी अब तो सबसे पहला जो मेन माना जाता है वो राशि माना जाता है। तो आज के ये इसमें से थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए, राशि की कितनी प्रासंगिकता है। यानी राशि जो है जन्मपत्र का, वो जो हमारी राशि, जो जातक की राशि होती है, वो भविष्य कथन में, फल कथन में कितनी प्रासंगिक है। तो राशि पे 3, 4, 6, 5 पॉइंट है। वैसे तो बहुत पॉइंट हैं।
और सबसे पहले एक बात बता दी जाए कि राशि एक्चुअली जो जिस नाम से बता दिया, जैसे जा वाला है, माँ वाला है, टा वाला है, ता वाला है, इनसे मिलते जुलते नाम जो है वो एक राशि वाले हो जाते हैं। जबकि राशि असल में क्या है? राशि चंद्रमा मतलब पूरे जो ब्रह्मांड है या खगोलीय विज्ञान, अरे जो खगोल शास्त्र का वो है, जो पिंड है पूरा ब्रह्मांड का, तो उसमें चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होगा उस जन्म के समय जातक के, वो उसकी राशि जन्म राशि हो जाती है। जबकि इसको टेक्निकल कहा जाए तो ये अधूरी बात है। एक्चुअली राशि से ज़्यादा आप इसको नक्षत्र का बताइए, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो, और नक्षत्र में भी उस नक्षत्र के चरण में 4 चरण होते हैं नक्षत्र की, और 2.25 नक्षत्र का एक राशि होती है। तो इसका मतलब एक राशि में 9 नक्षत्रों के 9 नक्षत्रों के 4 के 4 मतलब 2.25 नक्षत्र हो गए, और 4 एक चरण के एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए, तो 9 चरण हो गए। तो 9 चरणों में एक चरण का जो जातक है वो उसको राशि मानिए। तो वैसे कायदे में तो वो नक्षत्र का आया, उस नक्षत्र से ही जैसे मेष राशि है, अब उसमें ये हो जाता नाम, जैसे मेष राशि में चोखीलाल भी हो सकते हैं और मेघ राशि में लालमन भी हो सकते हैं। कहाँ चोखीलाल, कहाँ लालमन, दोनों का वैसे नक्षत्र एक ही हुआ। अच्छा, इसी राशि में लोचन लाल भी हो सकते हैं। तो ये तो चूंकि लालमन से लोचन लाल मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका नक्षत्र बदल गया। ये अश्विनी के थे दोनों लोग, चोखीलाल और लालमन, लोचन लाल आ गए भरणी के। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो उस समय की ग्रह दशा, जो ग्रह अलाट हुआ, जो नक्षत्र के हिसाब से ग्रह लॉट होता है, वो बदल गया। इस भरणी का मतलब एक राशि एक ही रही, लोचन लाल का शुक्र हो गई, जिसकी 20 साल की महादशा मिलेगी आपको, और ये लालमन और चोखीलाल का अश्विनी का नाम, इसका अश्विनी नक्षत्र हुआ, जिसको केतु का ग्रह दशा मिलेगी, वो 7 साल की होती है। फिर उसकी अंतरदशाएं, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। कहने को तो राशि एक है, लेकिन वहाँ सब कुछ बदला हुआ है। वहाँ अब फिर राशियों के, ये तो चूँकि बहुत डिटेल की बात है, थोड़ा सा जिन्हें ज्ञान होगा वो बताया जाए, लेकिन हम लोग इस तरह से बताया जाए जिस तरह से ज़्यादातर लोगों की समझ में आ जाए, जो आम तौर से भी लोग जान जाए। तो राशियों में भी अब राशि का अलग, चलो राशि को ही मान लिया जाए, तो राशि को जो प्रभावित करेंगे या जो राशि से जिसकी क्लियरिटी आएगी, वो 4-6 पॉइंट पड़ा बचे हैं। वो राशि कौन सी है? वो राशि सौम्य है, वो राशि सम है। सौम्य और सम अच्छी माने जाते हैं, विषम और क्रूर बढ़िया नहीं माने जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है वो कौन से भाव में है। भाव का मतलब जो पहला भाव है आपका, जीवन का मुख्य भाव होता है, वो आपकी लग्न होती है। उसके हिसाब से ही फिर एंटी क्लॉक वाइज जो है चला जाए। राशियाँ सब राशियाँ निर्धारित होती हैं, और राशियों को उनके स्वामी होते हैं, वो ग्रह होते हैं। एक ग्रह के कभी कभार 2 राशियाँ होती हैं, किसी के एक, चंद्रमा सूर्य को एक है, बाकी 5 जो 4-5 बचे 7 हैं, उसके लिए राहु केतु को कोई वो राशि मतलब अलॉट नहीं होती है, तो बाकी 5 बने उनको 2-2 होती हैं। तो इस तरह से वो कौन से भाव में है, भाव का मतलब उसका घर कौन सा है। अब जैसे त्रिकोण के भाव हैं, 5-9 होते हैं, पहला होता है बहुत शुभ है, उसमें आपकी राशि बन रही है तो बहुत अच्छी है। फिर राशि के स्वामी कहाँ हैं? राशि तो अच्छी हो गई आपकी, लेकिन राशि का स्वामी को भी तो देखिए आप, जिसको ये भाव, जिसको ऑनरशिप जिसको मिली हुई है। जैसे मान लो आपकी कर्क राशि है, तो कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा, और राशि आपकी मान के चलिए मकर, उसका स्वामी हुआ शनि। तो चंद्रमा का सौम्य है, बड़ा शुभ ग्रह है, और शनि थोड़ा क्रूर ग्रह है। वो मतलब अपने आप जिसको उसको कहते हैं नैसर्गिक रूप से। अच्छा, ये बात, ये भाव वाली बात आ गई। अब उनकी जो है उसके भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति कहाँ है? वो अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, वो अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, या अपने स्वयं के घर में बैठे हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे होंगे।
दम जैसे अपना घर सबको अच्छा होता है, बढ़िया घर सबका बढ़िया माना जाता है, वो नीच के घर में बैठे हुए हैं तो नीच का मतलब गलत जगह पे बैठे हुए हैं, या फिर जो है शत्रु के घर में बैठे हुए हैं तो वहाँ तो परेशानी होगी। अच्छा, फिर तीसरा एक और होता है कारक। ये तो राशि हुए, राशि का स्वामी हुआ, फिर इसका कारक, जैसे आपकी तंदुरुस्ती का, आपका शरीर का कारक सूर्य होता है। सूर्य कहाँ है? आपके तंदुरुस्ती को सूर्य करेगा। जैसे आपके विद्या के लिए है, बुद्धि के लिए है, तो आपके क्या नाम ये गुरु हैं, बुध हैं, ये करेंगे। आपकी लग्जरी के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके जीवन के भोग के लिए उसका शुक्र है, वो उसको डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ये भी आ गया। अच्छा, फिर अब और इसमें और एक बड़ी बात है, ये भाव राशि जो है इसका वास्ता काल पुरुष। काल पुरुष का मतलब ब्रह्मांड का स्वामी, आदि पुरुष या आदि शक्ति, उसकी भी तो राशि है। उसकी जो है उसकी मेघ लग्न होती है, तो मेघ के हिसाब से ही उसका ये एंटी क्लॉकवाइज सब घूमता है। तो आपकी राशि में और काल पुरुष की राशि में क्या तारतम्य है, क्या वास्ता है? फिर आपको आपके कौन से आपके कौन उस राशि में कौन सा नक्षत्र मिला है, नक्षत्र में के हिसाब से आपको ग्रह दशा कौन सी अलॉट हुई है, क्योंकि अब आपके जीवन तो वहाँ से शुरू होगा। आपको शुक्र की दशा हुई और शुक्र की राशि है, वो अच्छे भाव में है, या शुक्र अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, या जिस तरह से जो भी है, जैसे त्रिकोण का भाव अच्छा माना जाता है, केंद्र के भाव भी अच्छे माने जाते हैं, 6-8-12 ज़्यादा गलत माने जाते, 3-6-11 उतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन पापी ग्रह के लिए, क्रूर ग्रह के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरह से कितने पॉइंट बने, ये तो बहुत पॉइंट हैं। तो ये तो शुरुआत है, ये सभी तो बहुत बड़ा। कहने का मतलब है अगर इन सबको कायदे से देख लिया जाए, इन सब का वो कर लिया जाए, तो भाग्य को बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे कर्मकांड वाला ब्राह्मण है, आज के लिए ब्राह्मण को ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष और चीज़ है, ब्राह्मण का कर्मकांड करना और चीज़ है। ज्योतिष दूसरी विद्या है, दूसरी है, उसका साइड ही दूसरा। अब आपने एक ब्राह्मण ने तो इतना तो हर पंचांग में हर ब्राह्मण चूँकि वो कर्मकांड करता है, आपका जो नामकरण संस्कार है वो करेगा जाके, तो वो तो इतना तो पंचांग में लिखा हुआ है कि आज कौन सी राशि है, बस इतना है। लेकिन वो कौन से टाइम राशि शुरू हो रही है, और उससे भी ज़्यादा और क्लियर कर दी जाए, एक टेबल बनता है पूरा जन्मपत्र का, वो कि आपका लग्न कौन सी थी, फिर जो गोचर के हिसाब से उस समय कौन से ग्रह दशा कौन से भाव में, कहाँ पर कौन सी राशि में कौन सा ग्रह था। इस सब के लिए कम से कम इतना बनाने वाला तो होना चाहिए, जबकि आम तौर से नहीं जानते लोग। अब जो ये नहीं जानते तो ज्योतिष का 1% बिल्कुल नहीं जानता। जो टेवा नहीं बनाएगा, जनपत्र का एक वो जो वही पूरा एक प्रारूप होता है, वो नहीं बना पाया, जो नहीं बना पाते लोग, नहीं जानते हैं आम तौर से, तो फिर वो ज्योतिष के बारे में नहीं जानते। ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर उसका जन्म, उस समय के जन्म की स्थिति को कैसे पता लगेगा। हालांकि अब तो कंप्यूटर से बनने लगे हैं, टाइम आप बता दीजिए, सब हो जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, उसमें बताने की बात ये थी कि ज्योतिष से चूँकि आप जो पूछ रहे हैं वो नहीं क्लियर हो पाता, तो उससे लोगों के लिए ये उठ जाता है। पहले तो लोग बहुत उस पर भरोसा करके जाते हैं, अरे पंडित जी से करेंगे, या बाबा जी से पूछेंगे, अरे महाराज जी से पूछेंगे कि आपके मेरे या हमारे जो संतान है जो भी है उनके भाग्य में क्या है। उन्होंने तो समय लंबी चौड़ी आँख की दिखा दी और बढ़िया वाली बातें बता दी, लेकिन वो असल में उसके किसी उन सब चीज़ों से जिनको देख के जो जन्मपत्र होता, जन्मांग होता, ना वो है, ना उसके हिसाब से हुआ, ना उसका अध्ययन हुआ, तो फिर वो बाद में सही नहीं निकलता। और ये पहले बता दिया गया कि अरे काला होगा। इतना सूक्ष्म अध्ययन आपको चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप 100% नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर तो बातें आपको, अगर ये सब इन्हीं चीज़ों का, राशियों का, नक्षत्रों का, आपके भावों का ये बेसिक ज्ञान भी होगा तो बहुत हद तक आप बता सकते हैं उसकी ग्रह दशा का। क्योंकि ग्रह दशा आपसे तो उसकी स्थिति चलेगी कि वो किस तरह के, फिर वो जो राशियों का और उनका किस तरह से आपस में संबंध है, वो राजयोग बना रहे हैं या वो गलत योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, इसका मतलब वो स्थिति जब भी टाइम आएगा। और ग्रह दशा इसलिए ज़रूरी है कि जिस समय दशा उसमें चलेगी, मतलब जातक का वो जो उसको अलॉट हुआ है दशा, उसकी अगर अच्छी दशा है, अच्छे भाव की दशा है, अच्छे घर की दशा है और वो शुभ दशा है, तो उस समय उसको अच्छे उसके फल मिलेंगे।
तो ये सब बताने के कहने का मतलब ये है कि फिर दोबारा उसी बात पे आया जा रहा है कि ज्योतिष अपनी जगह पे पूरा सही है, 100% सही बताया जाएगा, बशर्ते उसका कायदे से बताने वाले को ज्ञान होना चाहिए या फिर वो मेहनत करके अध्ययन हो। अब वो तभी संभव है जब उसका, वो तो कर लेते ही हैं लोग, फीस वगैरह से कहना तो यहाँ की बेकार है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।